जी नाजरीन आदाब। मैं इरफान आरिफ तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक पेज से लाइव हाजिर हूं लेकर आज के मेहमान। जी हां, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। रियासत जम्मू व कश्मीर के ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर जाने पहचाने उर्दू की बस्तियों में मारूफ व मशहूर शायर मोहतरम प्रितपाल सिंह बेताब। प्रितपाल सिंह बेताब साहब, मैं आपका खैर मकदम करता हूं, आपको खुशामदीद कहता हूं तहरीक शुक्रिया बकाए उर्दू की शुक्रिया जान। जी। शुक्रिया। आह, शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो आज मेहमान हैं ये रियासत की इल्मी अदबी सरगर्मियों में हमेशा पेश पेश रहे हैं, और अगर हम इनकी खिदमात देखें तो बेशुमार अदब में जो इन्होंने नाम बनाया है, वो चाहे पेश खैमा शेरी मजमूए के हवाले से हो, शराब दर शराब हो, खुद रंग हो, और इससे मौजे रेग है 21वीं सदी, जो नज्म के हवाले से इनका एक नज्म मजमुआ आया है। नज्म 21वीं सदी। जी, नज्म 21वीं सदी, शहर गजल, फलक आसार, और कमाल की बात यह है कि मेरे हिस्से की दुनिया। इन तमाम तर तख्लीकात के मालिक आज हमारे रूबरू हैं। तो मैं सबसे पहले प्रितपाल सिंह बेताब साहब आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो हमारे सामने ये बरगजीदा शख्सियत है, इन्होंने अपना इब्तदाई तालीमी और तरबियती सफर जो है कब, कहाँ, कैसे जो है तय किया इरफान साहब, बात यह है है। जी। कि जो मेरा इब्तदाई तालीमी सफ़र है वो जी। वो तो बहुत उलझा हुआ है। वो मुख्तसरी इस तरह से कि मेरे जो वालदैन थे जी। वो 1947 में पुंछ से निकल गए थे। हमारा गांव जो है वो जी। पाकिस्तान के कबायलियों के कब्जे में आ गया था। वाह। अब हालांकि वो गांव वापस आ गया था बाद में, लेकिन जी। हमारे वालिदैन निकल गए। और मेरी पैदाइश अंबाला में हुई थी 1949 में। अम्बाला। वाह। उसके बाद फिर हम लोग जैसे रिफ्यूजी होते हैं उजड़े रहे, कभी इधर कभी उधर। तो वाह। मेरी तालीम थोड़ी सी पुंछ के प्राइमरी स्कूल में भी हुई, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पुंछ में। तो जी। दूसरी तीसरी जमात तक, पहली जमात से दूसरी तीसरी। तो जी। फिर थोड़ी देर फिर पंजाब चले गए, और बाद में फिर वापस आए। तो मैंने छठी क्लास, जो छठी जमात थी, जी। वो जी। पुंछ के हायर सेकेंडरी, जो आजकल का स्कूल है गवर्नमेंट जी। हायर सेकेंडरी स्कूल, छठी जमात उसमें पास की। उसके बाद फिर मैंने 3 साल 7वीं 8वीं 9वीं जमात फिरोजपुर कैंट में एक स्कूल में किया, मनोहर लाल वाह। मेमोरियल स्कूल में। उसके बाद फिर मनोहर हम लाल। जम्मू आ गए थे वापस परमानेंटली। फिर मेरी सारी तालीम बीएससी एलएलबी और एमए पॉलिटिकल साइंस, ये सारी फिर जम्मू में ही हुई। तो उसके बाद जम्मू में ही नौकरी का सिलसिला भी शुरू हो गया। फिर उसके बाद हम हमेशा के लिए जम्मू ही में सेटल हो गए। वैसे पुंछ वाह। में आना जाना रहा हमेशा, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी थी, गांव में जमीन भी थी। जी। बीच बीच में आते जाते थे पुंछ में। तो पुंछ में भी सर कोई खास मुकाम, क्योंकि पुंछ मेंढर, या अगर हम कहें किसी मेरा गांव। मेरा मेरा जो गांव है वो तो बॉर्डर पे है। जहाँ वो जी। चकाना बाग शुरू होता है ना नीचे, उसके जी। जी। ऊपर जी। ऊपर खड़ी कुरमाड़ा विलेज है। वाह, खड़ी खुड़माड़ा। खड़ी वाह। खड़ी कुरमाड़ा गांव है, उससे ऊपर ऊपर गुलपुर से ऊपर वो जी। हमारा गांव है। अभी भी हमारे कुछ रिश्तेदार वहाँ रहते हैं गांव में ही। जी। तो लेकिन हम लोग तो फिर बाद में वो कहते हैं कि खैमा बस्ती कोई न रास आई, हम वो वाह। उजड़े के फिर बसे ही नहीं। हाय 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 हाय, वाह वाह खैमा वाह, ये बस्ती आपकी। कोई न रास आई, हम वो वाह। उजड़े के फिर बसे ही नहीं। वाह, क्या खूबसूरत आपने अपना दर्द जो है वो बयान किया है शेर दर्द में। क्या है कि ये पूरी हकीकत एक आपको तारीख बताऊं, है, पूरी हकीकत तारीख तो है। जी। ये है कि आज जी। हम जम्मू में बड़े अच्छे मकानों में रह रहे हैं। मैं भी, मेरे छोटे भाई डॉक्टर हैं, एक एक जी। डायरेक्टर फाइनेंस रिटायर हुए। बड़े भाई जी। साहब अमेरिका में रह रहे हैं, डॉक्टर हैं वो भी। लेकिन जी। इतने बड़े बड़े मकानों में रह के भी उस गांव की याद जो है वो दिल से जाती नहीं। वो
वैसे ही रहता है, और हमें लगता है कि हम मकानों में रह के भी बेघर हैं। हाय, हाय, हाय। बेघरी मत उसकी देखिए, बेघरी उसकी देखिए साहिब, घर में रहकर जो बेघर ही रहा। हाय हाय, घर में रह के भी जो बेघर रहा, क्या बात है सर। मतलब ये आप पूरी अपनी तारीख, मैं कहूंगा कि अपना पूरा वो तहजीबी विरसा जो है, जो तहजीब और तमद्दुन आप साथ लेके चले थे, वो सारे का सारा अपने अशार में वो दर्द बयान कर रहे हैं। इस बीच में बहुत से नाजरीन हमसे जुड़ते जा रहे हैं। आपको मैं सिर्फ नाम गिनवाता हूं ताकि आपको लगे। प्रोफेसर वसी बख्तियार जी हैं, नुसरत अली खान काजी साहब हैं, सैयद खादिम हुसैन साहब हैं, फयाज खान साहब हैं, आलम बनारसी साहब हैं, मीर साहिब हसन साहब तरियाक वाले हैं, अदनान हैं, अरशद जमील साहब हैं, मोहम्मद सालहीन साहब हैं, मिलनसार अहमद हैं, सैयद खादिम हुसैन हैं, फारूक नाजकी साहब आपको सुन भी पा रहे हैं और उन्होंने लिखा भी है, वेलकम बेताब साहब। और सैयद खादिम हुसैन, शाहनवाज चौधरी साहब भी आपको देख रहे हैं, और कमर रजा साहब भी हैं। तो ये तमाम तर नाजरीन आपसे जब सभी दोस्तों को मेरा आदाब, दिल से आदाब। शुक्रिया शुक्रिया। ये चूंकि बहुत ही अहम ये गुफ्तगू थी, इसलिए कि रियासत जम्मू व कश्मीर और फिर उर्दू के साथ ये जो आपका लगाव है, आपकी जो मेहनतें हैं, वो हम जैसे नौजवानों के लिए, स्कॉलर्स के लिए बहुत ही कीमती हैं। आपकी मुलाकातें, आपका दीदार, और फिर अदब में जो आपका हिस्सा है, ये आप अपनी एक कहानी है। मैं यहाँ ये भी जानना चाहूंगा कि अदबी दुनिया की बात चल पड़ी है, तो आप इल्मी अदबी जो महफिलें हैं या जो अदबी सरगर्मियां हैं, ये कब कैसे शुरू हुई? कौन सी तख्लीक, कौन सी गजल या कौन सी किताब पहले मंजर आम पर आई? बहुत सी किताबें मेरे पास भी हैं, लेकिन मैं आपकी ही जुबानी जानना चाहूंगा कि आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ। बचपन से हमारे दिमाग में जी एक तरह से ये एक बात रहती थी कि हम लोग पुंछ से ताल्लुक रखते हैं, और जी पुंछ से कृष्णचंद्र और चिराग हसन हसरत जैसे लोगों का ताल्लुक रहा, ठाकुर बेशक पुंछी जैसे लोगों का ताल्लुक रहा। तो बेशक। फिर क्योंकि बुनियादी तालीम भी प्राइमरी और छठी जमात तक उर्दू ज़रिया तालीम से ही हुई थी, जी तो थोड़ा बहुत बचपन से ही शौक था अदब का, कहानी का भी और शायरी का भी। मैं वाह, अफसाने भी पढ़ता था, अब भी पढ़ता हूँ, अच्छे अच्छे वाह, अफसाना निगारों की तख्लीकात पढ़ता हूँ, नावल भी पढ़े हैं। जी और बचपन में जो ये ख्याल था कि उर्दू जो है उसका पुंछ से बहुत ताल्लुक, बल्कि पुंछ का आप तो जानते हैं कि पुंछ का जी, लिंगुआ फ्रांका ही है उर्दू। उर्दू, तो बेशक। कुछ ऐसा हुआ कि 10वीं जमात पास करके मैं छुट्टियों में, 10वीं जमात के इम्तिहान के बाद छुट्टियां बिताने के लिए पुंछ गया था। जी, तो वहाँ 2 महीने के अंदर कुछ ऐसा दिमाग में कीड़ा घुस गया कि वापस में आया जम्मू तो शायर बन के आया, वाह और वाह। एक 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 ब्याज बना रखी थी जिसको उन 2 महीनों में लिख लिख के भर दिया। शुरू शुरू में मैं अफसाना भी लिखता था और वाह शायरी भी करता था। वाह। बाद में फिर अफसाना तो छूट गया, लेकिन फिर शायरी का सफर जारी रहा। तो करते करते आप देखिए जितना हो सका, जहाँ तक पहुँच सके पहुँच गए। बेशक। आज हम यकीनन आपसे मुस्तफीद होंगे, क्योंकि बहुत से हमारे नाजरीन ने भी यही लिखा है कि आज हमारे बहुत बड़े शायर, और ये नहीं लिखा कि रियासत बल्कि आलमी सतह के शायर हमारे रूबरू हैं। और जैसा कि आपने अपने हम असरों की बात करनी है, आपने किन किन के साथ स्टेज साझा किया, वो भी लिखने बताना है। तो मैं चाहूंगा कि जितनी भी आपकी किताबें हैं, उन किताबों को मैं यहाँ अपने नाजरीन को दिखा भी दूं, क्योंकि हमारी जो कल मुलाकात हुई उस बीच में मैं ये चंद किताबें, दोस्तों, ये इनकी किताब है एक जजीरा बीच समंदर, बिल्कुल ताज़ा तरीन इनकी तख्लीक जो है ये मंजर आम पर आई है। प्रितपाल सिंह बेताब, फन और शख्सियत, ये मौलिफ हैं। इसके खालिद करार साहब। मौजे रेग, ये देखिए प्रितपाल सिंह बेताब। ये इनकी इंतहाई खूबसूरत फलक आसार, ये देखिए आप। इसी तरह नज्म 21वीं सदी, ये प्रितपाल सिंह बेताब। तो कहने का ये मेरा मकसद है कि
एक तख्लीक को और एक किताब को मंजर आम पर लाना इंतहाई दुश्वार गुजार मरहला होता है। आपने इन तमाम तख्लीकात को, इन शेरी मैं कहूँगा कि जो मंजरनामा हमारी रियासत का इस वक्त आलमी मंजरनामा बन के बोल रहा है, क्योंकि आपकी पजीराई हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा हो रही है। आपको पहले पहल, यानी अगर हम कहें कि आपकी गजल का छपना और फिर आपके अंदर ये एहसास आना कि मैं एक शायर हो चुका हूं, बन चुका हूं, ये कब ऐसा लगा और आपने अफसाना तर्क करके शायरी ही की तरफ अपना जो है रुझान रखा? असल में क्या है कि हम उस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जी जिसने 70 के आसपास, 1970 के आसपास लिखना शुरू किया। जी जम्मू कश्मीर में मैं था, मेरे साथ आनंद लहर थे, श्याम सुंदर आनंद लहर, जी और मेरे दोस्त फारूक मुस्तर थे। जी उन दिनों हम लोग नए नए हमने लिखना शुरू किया और शबखून रिसाला उन दिनों जोरों शोरों पे था, अपने जी शबाब पे था। तो हम लोगों से पहली बार शबखून रिसाला जो है उसकी मतलब वो हमें फारूक मुस्तर साहब ने दिखाया, और वाह मैंने और लहर साहब ने भी देखा कि इस रिसाले में जो तख्लीकात छपती हैं ये कुछ हमारी जो टूटी फूटी तख्लीकात थी उनसे मिलती जुलती कुछ लगती हैं। वाह वाह, तो ये 70-80 हालांकि की बात होगी। नहीं, ये 75 की बात है, 74-75 वाह की। वाह वाह तो वाह हालांकि उस वक्त तक मेरी एक गजल शायर में एजाज सिद्दीकी साहब ने खुद छाप दी थी पहले। वाह वाह एक गजल छप माशाल्लाह। चुकी थी शायर में, लेकिन फिर फारूकी साहब को हमने भेजना शुरू की अपनी तख्लीकात। तो उसके बाद फिर फारूकी साहब ने, शमसुर रहमान फारूकी साहब ने जी जी जी। मुझे भी और लहर साहब को भी गाइड भी किया, बहुत हमारी वाह बहुत तरबियत भी की। तो जब भी हम कोई तख्लीकात भेजते थे तो जवाब में वो हमें कुछ ना कुछ उसके नुक्ते बताते थे चिट्ठी में लिख बहुत के, और बहुत बहुत कुछ हमने सीखा। और हमारी बेशुमार, ख़ासतौर से मेरी नज़में और गज़लें फारूकी साहब ने शबखून में शाया की। उसके अलावा उस ज़माने में ये जो अलीगढ़ में हमारे दोस्त हैं जो आजकल इमरोज़ रसाला निकाल रहे हैं, अबुल कलाम कासमी, कासमी, अबुल कलाम कासमी जी। अबुल कलाम कासमी साहब ने उन्हीं दिनों 1980 के आसपास अल्फाज नाम का एक रिसाला अलीगढ़ से निकाला था। तो वाह उसमें भी खूब मेरी नज़में और गज़लें छपती रही। ऐसे ही और भी वो जो डॉक्टर वजीर आगा थे पाकिस्तान में, औराक जी निकालते थे, उन्होंने उस जमाने में, ये मैं 75 से 80 की बात कर रहा हूँ, जी जी। तो उस जमाने में एक तरह से हमारी उठान थी, उड़ान थी। तो वाह वहां से ही बस चलते चलते आगे बढ़ते गए, फिर किताबें भी छपने लगी। और आप जैसे दोस्तों ने, आप तो अजीज हो हमारे, जो जी दूसरे जी दोस्त थे जैसे फारूक नाजकी साहब जी सामने आ रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, उनको मेरा आदाब। इन जी जी। लोगों ने हमारी पजीराई की है। फारूक वाह नाजकी ने रेडियो में खास तौर से मेरी बहुत पजीराई की हुई है, बहुत अच्छे अच्छे वाह प्रोग्रामों में मुझे शामिल करवाया, रेडियो में भी और श्रीनगर दूरदर्शन में भी। वाह। जाहिर सी बात है वो भी सुन पा रहे हैं, और यही चीजें होती हैं कि सीना बसीना जैसे रिवायात चली आती रही हैं, इसी तरह हम देखते हैं कि ये जो इल्मी अदबी ताल्लुकात होते हैं एक दूसरे को परवान चढ़ाने के लिए, और जिस दौर में आप रहे हैं जाहिर सी बात है वो बहुत ही जरखेज, मैं कहूँगा कि इल्मी अदबी एतबार से था। आज की फिजा भी आपके सामने है, और एक वक्त वो था कि जैसे उंगली पकड़ के बड़ा किसी छोटे को लेके स्टेज तक लाता था। बहुत सा वक्त और हालात बदले हैं। आज के तनाजुर में अगर बात करें, जैसे आपके हमअसरों में और कौन कौन थे, आपके बुजुर्गों में कौन कौन थे, आपके जो जूनियर्स थे वो कौन कौन से थे, जिनके साथ आपने रहना भी पसंद किया या पढ़ना पसंद किया, और किनको आपने एक प्लेटफॉर्म भी अता किया? थोड़ा सा अगर इस पे भी गुफ्तगू हो जाए तो हम फिर। हमसे हमसे जो 5 से 10 साल पहले के जो थे, जी समझिए मुझसे 5 साल और 10 साल के बीच के जो जी लोग थे,
जम्मू में आबिद मुनावरी थे, बहुत अच्छे शायर थे अपने ज़माने के। वाह। और आबिद मुनावरी। उसके अलावा जो मुझे जिन लोगों ने जो मेरी तरबियत में भी हिस्सा अदा किया, महकश जी। कश्मीरी हुआ करते थे जम्मू में। वाह, बहुत महकश कश्मीर। बहुत आलिम फाजिल आदमी थे और वाह। उस्ताद थे और जी। मनोहर लाल दिल थे। तो वाह। ऐसे ही हमारे जो फारूक नाज़की साहब हैं, ये भी जी। मुझसे 2 4 5 साल बड़े हैं। इन्होंने भी वाह। एक तरह से हमें आगे किया है, हमारी हमारी अगुवाई की है, जिसको कहते हैं, गाइड जी। किया हमें कई जगहों पे। वाह। और बाहर तो बहुत लोग थे, जैसे फारूकी साहब, मैंने आपको बताया, जी। जी। फारूकी साहब ने हमें बहुत बहुत आगे किया हमेशा, शबकून जी। के ताल्लुक से भी और इस तरह से भी। और मेरे जो हमअसरों में तो मैंने आपको बताया कि श्याम सुंदर आनंद लहर थे, फारूक जी। मुस्तर थे जम्मू में, और एक दोस्त थे हमारे जो बाद में कुछ देर छोड़ गए थे, शायरी दोबारा आ गए, वो है अहमद शनास। हाँ आज हाँ भी हाँ वो हाँ बड़ी हाँ। अच्छी शायरी कर रहे हैं, जी बहुत जी अच्छी जी। शायरी कर रहे हैं। बीच बेशक। में नौकरी में आ जाने की वजह से कुछ देर उन्होंने छोड़ दिया था। तो हमारे 5 10 साल बाद में जो नस्ल आई, समझिए 10 साल की एक नस्ल होती है, तो जी जी बेशक। उस नस्ल में अपना नज़ीर आज़ाद हैं, शफक सोपुरी हैं और वाह, क्या बात। रुखसाना जबीन है कश्मीर में। वाह, बहुत और खूब। इन लोगों ने भी अच्छा नाम कमाया है और बहुत अच्छा लिख रहे हैं आज भी। शफक सोपुरी बेशक। मेरे अपने हमअसरों में रफीक राज हैं कश्मीर में। वाह वाह वाह, बेशक रफीक बेशक राज साहब हैं बेशक। जो शुरू से ही बहुत अच्छे अच्छे रसायल में, हिंदुस्तान के बड़े बड़े रसायल में छपते रहे हैं और बहुत बेशक। खूब, बहुत बहुत ही अच्छी शायरी करते हैं। हमारे फारूक नाज़की साहब खुद, उनके नज़म का मैं दीवाना हूँ, मैं तो उनकी वाह। नज़म का फैन हूँ। बहुत खूब। ये तमाम तर गुफ्तगू जो है, जाहिर सी बात है, हमें इसलिए भी सुनना अच्छा लग रहा है क्योंकि जब हम रियासत के बारे में कभी शेरी मंजरनामा लिखने बैठते हैं या हमसे ही हमारे कुछ जूनियर या सीनियर या दोस्त अहबाब पूछते हैं, तो ये जो एक गुफ्तगू रहती है, जैसे आप हैं, और इस वक्त मैं कहूंगा कि आप एक गंगा जमनी तहजीब की अलामत बन के हमारे सामने हैं। हिंदू मुस्लिम सिख का कल्चर, यानी उर्दू जुबान, जैसा कि हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो ये जुबान, जाहिर सी बात है, जुबान की तो कोई सरहद नहीं है, कोई मजहब नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है कि जिस जुबान को आपने मुंह लगाया, और जाहिर सी बात है कि उसको एक, मैं कहूंगा कि शनाख्त आपकी वजह से, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आपने लिखा, बल्कि मैं कहूंगा कि उर्दू ने आपसे जो लिखवाया या उर्दू ने खुद को ये जो शख्स दिया, बहुत ही, मैं उर्दू कहूंगा कि उर्दू जो जी जुबान है, जी मैं तो कहता हूँ कि उर्दू ही हिंदुस्तान में एक ऐसी जुबान है जो हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई जी। सभी लोगों के बोलने की जुबान है। सभी लोग बोलते हैं इस जुबान को। कई बेशक। जुबानें कई जुबानें जो हैं वो किसी न किसी खास मजहब या इथनिक ग्रुप से मुतल्लिक हो जाती हैं। जी उर्दू ही एक जुबान रही है पहले, जो मैंने एक एक बार एक डिक्शनरी देखी थी, लुगत देखी थी एक, जी मुझे उस लुगत का नाम नहीं याद आ रहा, तो उसमें उर्दू उर्दू लफ्ज के जो मानी लिखे थे उसमें एक ये भी लिखा था कि उर्दू सिखों की दूसरी मादरी जुबान है। वाह, उर्दू तो सिखों की दूसरी मादरी जुबान मादरी है। वाह। जुबान है। मैंने जब मतलब बाद में सोचा कि मैंने कहा यार, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ पुंछ का, हकीकत तो ये है कि पुंछ हम्म। के सरदार भी, सिख भी जो लोग हैं, अगर कोई लीडर बन जाए तो वो तकरीर उर्दू में ही करता है, पंजाबी में बेशक। नहीं करता है। जी इवन जी मैंने देखा है, इवन मजहबी मजहबी जो कई बड़े बड़े हमारे मजहबी जो बड़े बड़े दीवान होते हैं, वो जी जी। फंक्शन होते हैं, उनमें सिख लोग उर्दू में तकरीर करते हैं। तो बहुत खूब। हिंदू तो आपको पता ही है, उर्दू में कृष्ण चंद्र हुए हैं, जी राजेंद्र जी सिंह बेदी हुए हैं, कौन कौन जी लोग उर्दू में, आनंद नारायण मुल्ला हुए हैं। जी और जी। फिराक गोरखपुरी हैं, ज्ञानचंद चांद है, आज हाँ, की फिराक दुनिया में गोरखपुरी देखें तो आज गोपी हमारे गोपी हमारे चंद गोपी नारंग चंद साहब नारंग हैं। साहब हैं। आज तो जी जी। दुनिया में वो नंबर 1 है उर्दू में। चकबस्त चकबस्त तो साहब हैं, दयाशंकर इसलिए नसीम हैं, मैं ये कहता बेशुमार हूँ हैं। कि जी बुनियादी तौर पे तो उर्दू हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी जुबान थी।
जी ये जी आजकल कुछ अरसे से हमें दुख होता है ये चीजें सुनकर और देखकर कि कुछ ऐसा सियासत का ऐसा कोई सिलसिला, कोई जुबानों की सियासत जुबानों में भी आ गई, अदब जी में भी जी आ गई, जुबानों अदब में भी आ गई कि अब कुछ ऐसी बातें होने लगी। हमें तो बचपन में हमने सोचा ही नहीं था कि उर्दू जुबान का किसी खास मजहब से कोई लेना देना है या किसी खास मजहब हाँ, की जुबान है। आज ये बातें हो रही हैं कि उर्दू बेश मुसलमानों की जुबान है, कोई कहता है नहीं उर्दू मुसलमानों की जुबान नहीं है। तो ये चीजें जो है होनी तो नहीं चाहिए, जी जी बल्कि इन बातों से, इन चीज़ों से उर्दू ज़ुबानो अदब को नुकसान हो रहा है। और आज जो बेशक कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग जो ये कहते हैं कि उर्दू ज़वाल पजीर है, ज़वाल पजीर नहीं है। दरअसल उर्दू सियासत का शिकार हो रही है। बेशक तो बेशक कोशिश करनी चाहिए हम उर्दू वालों को कि उर्दू से सियासत को निकाल बाहर करें, निकाल वाह फेंकें उसको बाहर। और वाह उर्दू जिस तरह से गंगा जमनी जुबान थी, हिंदू जी की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, फिर से हम उसको इन सब मजाहब की जुबान के तौर पे कायम करें। बेशक बहुत ही खूबसूरत ये जवाब, और ये हालात हाजरा पर मैं कहूँगा कि आपने खूबसूरत तबसरा भी कर दिया है। वही जुबान जिसको हम गंगा जमनी कह के मैंने अभी शुरू किया था, और यही के बहुत से लोगों ने नाम भी गिनाए हैं कि प्रितपाल सिंह के अलावा जो है कितने हमारे इस अदब में, चाहे वो राजेंद्र सिंह बेदी हो, बलवंत सिंह हो, बहुत से नाम हैं। तो बहरहाल इसी के बीच में क्योंकि हमारी ये गुफ्तगू भी रहेगी और हमारा मौजू भी है आज एक खास के उर्दू गजल अफकार और अकदार। तो ये वक्तन फवक्तन जो बहुत से अफकार, चाहे वो रोमानी थे, चाहे वो तरक्की पसंदी थे, चाहे वो जदीदियत के हवाले से, आज माँ बाप जदीदियत, अब इसके बाद क्या होगा, ये सारी चीजें आपसे जरूर जानेंगे। कट गया मैं तो हैं और हाँ जी। देखिए जरा बोल रहे हैं पर आवाज नहीं आ रही। जी बेताब साहब। जी 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 जी, मैं कह रहा हूं कि आप अपना कलाम भी कुछ अगर हमें सुनाए, हमारे नाजरीन महजूज हों। जी जरूर। जी जी। आपकी तरफ थोड़ी सी डिस्टरबेंस है कुछ। हाँ, लाइट चली गई है थोड़ी देर, कुछ एक सेकंड तो इंतजार करना पड़ेगा, मैं इसीलिए। जी हाँ, आप अपना सुनाएं। आपकी स्क्रीन भी अच्छी है और आवाज भी बेहतर है। नहीं मेरा तो ठीक है, आपकी तरफ से कुछ गड़बड़ लग रही थी। जी जी मैं ये जो नया शेरी मजमुआ है मेरा, एक जजीरा बीच समुंदर, हाँ हाँ हाँ। इससे एक गजल आपके खिदमत में पेश करूंगा। ये देखिए आप, जी ये अता। फयाज खान साहब का आ रहा है सामने हाँ, मंजर कमेंट। सरो सामान याद आया। फयाज फयाज खान साहब अदाबर। तो जी गजल गजल के शेर सुनिएगा। जी। ये माना एक रुतबे तक पहुंचना भी जरूरी है। वाह। ये माना एक रुतबे तक पहुंचना भी जरूरी है, कभी मनसब से कुछ नीचे उतरना भी जरूरी है। ये माना
एक रुतबे तक पहुंचना भी जरूरी है। वाह कभी कभी मनसब से कुछ नीचे उतरना भी जरूरी है। वाह तो शेर बेशक। देखिए, भटकना भी जरूरी जी है, जी, अता हो। भटकना भी जरूरी है, खलाओं में हवाओं में। भटकना भी अभी जरूरी है, जरूरी है। खलाओं में हवाओं में। जमीन का पांव नीचे से खिसकना भी जरूरी है। हाय 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 हाय। भटकना भी जरूरी है, खलाओं में हवाओं में। जमीन का पांव नीचे से खिसकना भी जरूरी है। भी जरूरी है, क्या बात, तो एक शेर वाह। देखिए, जरूरी तो नहीं हर लम्हा तारे ही चमकते हों। वाह, जरूरी तो नहीं। जरूरी तो नहीं हर लम्हा तारे ही चमकते हों। वाह चमक जाए तो जर्रे का चमकना भी जरूरी है। जरूरी तो नहीं हर लम्हा तारे ही चमकते हों। चमक जाए तो जर्रे का चमकना भी जरूरी है। तो एक शेर देखिए, कोई मौसम हो अच्छा खूब से हो खूब तर बेशक। कोई मौसम हो अच्छा खूब से हो खूब तर बेशक। मगर एक वक्त से मौसम बदलना भी जरूरी है। कोई मौसम हो अच्छा खूब से हो खूब तर बेशक। मगर एक वक्त से मौसम बदलना भी जरूरी है। तो एक शेर देखिए, दरख्तों की हरी शाखें घने साए जरूरी हैं। दरख्तों की हरी शाखें घने साए जरूरी हैं। परिंदों का दरख्तों पर फुदकना भी जरूरी है। दरख्तों की हरी शाखें घने साए जरूरी हैं। परिंदों का दरख्तों पर फुदकना भी जरूरी है। ये लाजिम है सहर दम आए कमरे में किरण पहली। ये लाजिम है सहर दम आए कमरे में किरण पहली। मगर खिड़की में चिड़ियों का चहकना भी जरूरी है। जरूरी तो नहीं मद्दे मुकाबिल दूसरा कोई। कभी खुद अपनी आंखों में खटकना भी जरूरी है। जरूरी तो नहीं मद्दे मुकाबिल दूसरा कोई। कभी खुद अपनी आंखों में खटकना भी जरूरी है। वाह ये मेरा खौल है मेरे लिए आराम का बेशक। वाह, बेशक ये बेशक। मेरा खौल है मेरे लिए आराम का बेशक। वाह मगर इस कैद से बाहर निकलना भी जरूरी है। वाह ये वाह। मेरा खौल है मेरे लिए आराम का बेताब। हाँ हाँ हाँ। मगर इस कैद से बाहर निकलना भी जरूरी है। वाह, शुक्रिया। खूबसूरत। इस बीच में आपके बहुत सारे शहदाई हैं, वो चाहे रुचिका पाल हों, शहनवाज हों, मिलनसार हों, नुसरत काजी साहब हों, सैयद सलीम बुखारी साहब हों, उमर फारूक हों। एक तवील हमारे फारूक नाज़की साहब ने कहा है कि बहुत खूबसूरत अशार हैं। बहुत सारे चाहे वो गाजी सुहेल साहब हों, हुसन आरा हों, और इस बीच में मैं देख रहा हूँ सैयद जुल्फ़कार अली नकवी साहब आपको दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। आदाब। फयाज साहब तो हैं ही हैं। नसीम अजीजी साहब हैं, जिन्होंने कहा है कि आप एक मुमताज गजल गो की हैसियत रखते हैं। तो जाहिर सी बात है इन तमाम नाजरीन की सताइश और पेश खैमा के तारुफ में फारूक शमसुर रहमान फारूकी ने जो पेश गोई की थी उसका जिक्र करें, ये फारूक नाज़की साहब कह रहे हैं। पेश खैमा के हवाले से। तो जाहिर सी बात है आपके बुजुर्ग हैं, हम असर भी हैं,
तो इनकी बातें भी सुने और फिर हम मौजू की तरफ आएंगे। जी। पेशखाना मेरा पहला शेरी मजमुआ था जो जी। 1980 में छपा था। और सच पूछिए तो उस वक्त अभी मेरी उम्र भी इतनी नहीं थी कि मैं फारूकी साहब का जो दिवाचा था उसकी हकीकत को समझ सकता। तो वाह। उस वक्त बहुत बड़ी बात थी वो। तो अभी मुझे इतना याद नहीं है कि उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है, लेकिन जो भी लिखा था मेरे लिए वो बहुत दूर तक मेरी रहनुमाई हुई उससे। जी। और मतलब फारूकी साहब ने एक पेशखमा पर ही नहीं, मेरा दूसरा शेरी मजमुआ खुद रंग जो 1995 में छपा था उसका जी। दिबाचा भी लिखा है। मैं फारूक वाह। नाजकी साहब से खास तौर से कहूंगा कि वो खुद रंग का दिबाचा कभी पढ़े फारूकी साहब का, वाह। और जिसमें और भी हौसला अफजा बातें उन्होंने की हैं। जी जी, बहुत खूब। और इस बीच में बहुत से हमारे दीगर अहबाब जुड़ते जाएंगे, सवालात करते जाएंगे। इम्तियाज अहमद असगर साहब हैं और आफ्ताब साहब हैं, हमीदुल्लाह खान साहब हैं। इनके मजमुआ कलाम की वजह तस्मिया, अच्छा ये बहरहाल ये बेहतरीन काविशें चलते रहेंगे। मैं इस बीच में चाहूँगा कि ये जो गज़ल ने मैंने जो गुफ्तगू शुरू करनी चाहिए थी, जो इब्तदा से आज तक जो मंजर आपके सामने रहा है, कभी रोमानी, कभी तरक्की पसंदी, बीच में जदीदियत के दौर में आप भी लिखना शुरू हो गए और आज माँ बाप जदीदियत जैसा दौर हम सुनते हैं। अब इसके बाद क्या होगा ये खुदा जाने। इसके ये बदलते हुए रुझानात, बदलती हुई तहरीकात, मौज़ूआत, बीच में कहीं स्पॉट रहा, कहीं इस्तिआरात और अलामतें और बहुत सारा। इस बीच में जो इसकी अपनी एक हम कहेंगे डिक्शनरी लुगत थी, हम ये भी कह सकते हैं जो इसके अफकार थे वो, और जो एक अकदार चल रही थी इस बीच में, क्योंकि बहुत तवील सफर है, तो मैं चाहूंगा कि गजल की अहमियत और अफादियत पर इसके अफकार को बरूए कार लाते हुए आप कुछ बताएं कि इसने अज अव्वल ता आखिर जो रूप बदले हैं उसमें कैसा कैसा आपको लगा कि गजल जब आपने शुरू की तो कैसी थी और आज गजल का क्या मंजरनामा है। देखिए ऐसा है कि उर्दू में जो गज़ल, जो हमारे जो असातिज़ा थे, जी। असातिज़ा के यहाँ जो गज़ल थी उर्दू की, उससे फारसी गज़ल का बहुत नज़दीक का रिश्ता था। जी। हमारे बहुत से शोरा जो थे, जैसे गालिब थे, मीर थे, वो तो फारसी शायर भी थे, बल्कि जी गालिब तो बिल्कुल। अपने आप को ज़्यादा फारसी शायर ही समझते थे। जी। फारसी में बड़ी उम्दा शायरी हुई है गज़ल में, बहुत उम्दा अशार कहे वाह। हैं लोगों ने। तो मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि फारसी में सादी ने, हाफिज ने और साहिब तबरेज़ी ने कई अशार ऐसे ऐसे कहे हैं कि जो वाह। आज हम जिसको जदीदियत, माबाद जदीदियत कहते हैं, वो उन अशार से भी बहुत पीछे है। वाह। तो वाह। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि ये जो तरक्की पसंद तहरीक तो ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक जो आई वो जी। एक उसकी सियासी एक पस मंज़र था उसका। जी। और उस सियासी पस मंज़र की वजह से अदब में कुछ तब्दीलियां भी लाई वो तहरीक। जी। और इसमें कोई शक नहीं कि बड़े शायर भी पैदा हुए, जी। जैसे फैज़ अहमद फैज़, फिराक गोरखपुरी, जी। मजनू सुल्तानपुरी, जी। और राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र मंटो। जी। तहरीक ने, तरक्की पसंद तहरीक ने ये बड़े अदीब हमें दिए। बेशक। लेकिन बाद में शायद उस तहरीक की जिद में और किसी हद तक उसकी तोसी में भी जदीदियत की जो तहरीक शुरू हुई, हम लोगों ने जब कहना शुरू किया तो जदीदियत की तहरीक अपने शबाब पे थी, वाह। हम भी उसमें शामिल हो गए। हमारा तो ये आलम था, मेरा तो अनंत लहर जैसे लोगों का, और भी मैं तो समझता हूँ कि और भी कई लोग हैं, जैसे जी। गयास अहमद गिद्दी है, सलाम बिन रज़ाक हैं, हमारी नस्ल के जो लोग हैं। हमारे जी। एक दोस्त थे मुंबई में वफात पा गए, अब्दुल अहद साज। नाम हम जी। लोगों को नाम। एक तरह से चलती हुई एक ट्रेन हमारे सामने आई,
हम छलांग लगा के उसमें बैठ गए। वो ट्रेन थी जदीदियत की। सच ठीक। पूछो तो हम लोगों को मालूम नहीं था जदीदियत क्या है, ये मॉडर्निज्म कौन सी तहरीक है जो मगरब में कब पैदा हुई, कब खत्म हुई, और मगरब में इस तहरीक के उसका पस मंजर क्या था। किसी को, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में किसी को पता ही नहीं था सिवाय शमसुर रहमान फारूकी। खैर लोग चलते रहे, वही लोग हम लोग, बाद में माबैद जदीदियत की तहरीक आ गई। अब कुछ लोगों ने, जी। मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों ने कहा कि ये जदीदियत तहरीक यहाँ खत्म हो गई है, अब ये माबैद जदीदियत का जमाना है। तो बाद में ठीक। हमें मालूम हुआ कि माबैद जदीदियत भी मगरब में कोई तहरीक थी, जी। वहाँ उसका भी कुछ पस मंजर था, उसका सियासी समाजी पस मंजर था, जो हमारे हिंदुस्तान में कोई सियासी समाजी ऐसा पस मंजर नहीं था जिसकी बिना पे हम कहते हैं कि अब जदीदियत नहीं रही, अब माबैद जदीदियत आ गई। हम लोग वाह। तब भी लिखते रहे, और वाह। हकीकत ये है कि अब जो लोग कहते हैं कि माबैद जदीदियत से भी आगे कोई तहरीक नहीं आ गई है, तो हम तो आज भी लिख रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तहरीकें हैं, ये जिन लोगों ने चलाई हैं, वो नकाद थे या क्या थे, वो मुवक्किल थे या हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका एक हल्का है जिसमें ये तहरीक जो है ये जी। मकबूल भी हैं और चल भी रही है। वरना हकीकत ये है कि जो लिखने वाला है, जो सच्चा लिखने वाला है, मैं आपको बताऊं कि मुझे साहिब तबरेज़ी का एक शेर याद आ रहा है कि तफावतेस्त म्याने शुनीद ने मनो तो बस्तने दर और मन फतेह बाब मी शुनवम। अब देखिए ये शेर क्या है कि वो कहता है कि मेरे और तेरे सुनने में फर्क है, तू दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनता है और मैं वाह। दरवाजे के खुलने की आवाज सुनता हूँ। वाह। मुझे बताइए कौन सा जदीद या माबैद जदीद शेर है जो इससे ज्यादा जदीद होगा। बेशक बेशक बेशक। बहुत ही शिराजी का खूब। एक शेर है कि यारान ई जमाना मिसले गुले अनारंद रंगे अजीब दारंद बुए वफा न दारंद। कि वाह। आज के जमाने के शायर जो दोस्त हैं वो तो अनार के फूलों की तरह है, रंग तो बड़े उनके खूबसूरत होते हैं लेकिन बुए वफा नहीं होती। हाँ हाँ हाँ, क्या आप बात। बताइए इससे बेहतर जदीद शेर कौन सा होगा। वाह वाह ऐसे वाह। ऐसे सैकड़ों हजारों शेर हमें गालिब के यहाँ मिल जाते हैं, जब गालिब कहते हैं कि बवादिए के दरां खिजर रहा असा खुफ्तस्त क्या बसीना बात। मी सिपरम रहा गरचे पाक वाह। खुफ्तस्त। वो वाह। कहता है कि एक ऐसी वादी में जिसमें खिजर का असा सो गया है, मैं वाह। सीने के बल रास्ता ढूंढ रहा हूँ हालांकि मेरा हाँ पाँव सो हाँ। गया। वाह। क्या इससे ज्यादा जदीद या मबैद जदीद शेर कोई हमारा आज का शायर कह सकता है? मेरे ख्याल में नहीं। तो बहुत मैं खूब। ये समझता हूँ कि जो सच्चा शायर है उसको किसी तहरीक से कोई लेना देना नहीं है, ना वाह। उसको बेशक। मालूम है कि मगरब में कब कोई तहरीक शुरू हुई कब खत्म हुई। तो बहुत सच्चे खूब। शायर को सच्ची शायरी करनी चाहिए, अपने दिल की बात करनी चाहिए, अपने लाशऊर की बात करनी चाहिए, अपने तहत शऊर की बात करनी चाहिए। तो वो जो सच्ची शायरी होगी वो सबसे बेहतर शायरी वो है, वही जदीद है, वही माबैद जदीद है, और वही माबैद माबैद जदीद है। वाह बहुत खूब। यानी कि जब आप भी बतौर शायर में एक मतलब आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जब आप भी लिखते हैं तो आपके सामने तहरीक नहीं होती है, कोई मकसद नहीं होता कि मैंने ना ये इसी तहरीक के मकसद के तहत इसी नजरिए के तहत शेर कहना है, वो चाहे 75 का जमाना हो या आज 2020 की बात हो। यानी मैं आपने तो जब भी लिख। आपको, जी जी। मैं आपसे अर्ज करूं कि मेरे जी। अंदर अगर कोई तहरीक है, तहरीक कहें उसको या कहें कि इंस्पिरेशन, जिसको हम तहरीक का असल मतलब जो आप इंग्लिश में इंस्पिरेशन कहते हैं, हम जी जी। जिस चीज से हम इंस्पायर होते हैं, तो जी। मैं बचपन से कबीर मुतासर की, हो। नामदेव हम्म। की, रविदास की और उर्दू के असातिज़ा की शायरी पढ़ता था। वाह। गालिब को पढ़ता था, दाग को पढ़ता था, मीर मोमिन को पढ़ा है मैंने। तो
जो कबीर को, नामदेव को, सिख गुरुओं की शायरी पढ़ी है, गुरु नानक की, ये तमाम शायरी जो है वो किसी न किसी तरह से मेरे अंदर वो इकट्ठी हो रही थी होती और रही जी। उसका तासर अंदर था। जो मैं तो जी समझता हूँ कि उसकी तहरीक किसी हद तक मेरे अंदर हो सकती है, और ये जो कोई नई जो तहरीकें हैं इनका कोई मुझ पे कोई असर नहीं है। वाह। लेकिन आपने खुद भी देखा होगा, चाहे वो 50 से 2000 तक या हम 70 तक मान लेते हैं, लोगों ने खुद को जोड़ा कि मैं जदीदिया हूं, मैं तरक्की पसंदिया हूं, या आज ये माँ बाप जदीदियत का जो हम ये टैग लेके चले कि भाई ये उस कबील का शायर है, ये उस कबील का अफसाना निगार, नावल निगार है। अच्छा अफसाना निगार हो या नावल निगार हो या शायर, क्या उनको इन तहरीकों से ऊपर उठ के काम करना चाहिए या तहरीक के साथ वाबस्ता होकर अपने ख्यालात का इजहार करना चाहिए? देखिए, सच तो ये है, जी मैं सच कहूंगा, कई लोगों को बुरा लगेगा, जी लेकिन हकीकत ये है कि हिंदुस्तान में दिल से अगर किसी तहरीक में कुछ लोग शामिल हुए तो वो तरक्की पसंद तहरीक थी, क्योंकि वो बहुत लोग एक सियासी तहरीक से भी जुड़े हुए थे और तरक्की जी पसंद तहरीक एक सियासी तहरीक के तहत ही चल रही थी। बाद जी में जो हमारी तहरीकें आई हैं, जदीदियत या माबैद जदीदियत, ये तो कुछ लोग अपने फायदे के लिए। अब सच्ची बात यह है कि जिस किसी को कोई प्लेटफार्म नहीं मिल रहा था, जो प्लेटफार्म मिला उसने इस्तेमाल कर दिया, चाहे वो जदीद तहरीक का प्लेटफार्म था, चाहे माबैद जदीद का था। तो अपने अपने ये अपने अपने अदबी जर्फ की मफाद, बात है। अदबी मफाद कहूंगा इसको। वाह, अदबी सच मुफाद, पूछिए वाह। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, अब मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे सामने नाम है, जी कुछ लोग हैं जो जदीदियत के जमाने में जदीद शायर थे, माबैद जदीदियत के जमाने में माबैद हो गए, और आज वो माबैद जदीदियत को भी गालियां निकाल रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं। लेकिन लिख रहे हैं, क्या बात है। हाँ, और जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे भी आपके सामने शायर होंगे कि जिनका बहुत एक हम नाम सुन सकते हैं या कान सुन सकते हैं, तो आज के मंजरनामे पे शायद वो नाम नजर आते हों। तो अदीब हो या शायर हो, उनको चाहिए कि वक्त और हालात के साथ जो हम कह सकते हैं जंग हो रही हो या नबर्द आजमा होना उनका बहुत जरूरी है। एक शायर अपने माशरे से मुतासर होता है, जैसे आप कहते हैं कि इंस्पायरेशन मिलती है। कभी कोई खास ऐसी गजल या कभी कोई खास नज्म जो किसी खास मौजू को आपने लेकर अपने जहन को मैं कहूंगा कि संवारना और सजाना शुरू किया और एक गजल मंजर आम पर आई, या कोई किताब किसी खास मौजू को लेके ऐसा हुआ है कभी कुछ? चाहे वो बहुत से हालात वाकयात हमारे, क्योंकि हम ऐसी जगह रहते हैं, चाहे वो हमारा पड़ोसी मुल्क हो या हमारे मुल्क के अंदर के जो हालात, फसादात, तमाम तर जो ऐसी जिंदगी के उतार चढ़ाव रहे हैं, इसमें कभी कुछ ऐसे अशार जो आपने मतलब कहे हो कि हाँ मेरा ये पस मंजर है? देखिए, मैं शायरी से मुतल्लक मुझे हमेशा साहिर लुधियानवी का एक शेर याद रहता है जी कि दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो हाँ हाँ कुछ हाँ, मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ। बता रहा हूँ। क्या बात है, असल बहुत में क्या बढ़िया। होता है कि जो हमारे अंदर जो शायरी है या अफसाना है, जो भी है, जो हम अपने समाज से, अपने मुआशरे से हासिल करते हैं, वही वाह हम शेरी पैराए में बयान करते हैं या वाह। अफसाने की सूरत में वो बाहर आता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सोचकर किसी मौजू पे शेर कहना जो है, इसको मैं शायरी नहीं मानता। वाह आपके अंदर से जो मौजूआत आएंगे वो किसी न किसी मौजूआती पस मंजर से ताल्लुक जरूर रखते होंगे, लेकिन ये सोचकर शेर कहना कि मैं इस मौजू पे, इस सब्जेक्ट पे नज्म वाह लिखूं या शेर कहूं, मेरे नजदीक वो शायरी नहीं है। ये वाह, ऐसे हो गया जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू पे मजमून लिखना। वो क्या एक बात दूसरी बात है। लोग लिखते हैं, नज्म लिखते हैं, नज़में लिखते हैं, गुरु नानक देव पे लिखते हैं, पंडित नेहरू पे लिखते है। हैं, लेकिन असल जो शायरी है ना, असल जी शायरी
तो आप देखिए गजल की जो शायरी है, खास तौर से गजल के जो शेर होते हैं, हर शेर किसी अलग मौजू का क्यों होता है। हम क्यों कहते हैं कि गजल के वाह, हर शेर का एक दूसरे से मौजूआती ताल्लुक होना जरूरी नहीं होता, बेशक। एक क्योंकि जो अकाई, एक शेर अपनी एक अकाई कहलाता है। गालिब क्या कहते हैं कि ये जो मज़ामीन है गायब से आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। तो कई बार तो आमद जिसको कहते हैं, मैं तो कहूँगा कि सच्ची शायरी तो आमद ही होती है, आवर्द नहीं होती। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही खूब। इस बीच में तस्नीम जौहर साहिबा भी आपको खूब दादो तहसीन दे रही हैं, और हमीदुल्लाह खान साहब हैं, अहमद अली जावेद अली अहमद हैं, और उसके बाद जावेद अनवर भी हैं, नसीम अजीजी साहब हैं, मिलनसार हैं, और बहुत सा एक मैं कहूँगा कि काफिला है जो आपको इस वक्त सुन भी रहा है और हमारी इन बातों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी कर रहा है। दौरे हाजिर में यानी जो मौजूआत हैं, वो चाहे कोरोना हो या हमारी माशियत का गिरना हो या और भी बहुत सारे, तो सवाल हमीदुल्लाह खान साहब की तरफ से है कि दौरे हाजिर का सबसे अहम मौजू कौन सा हो सकता है। तो जब भी आपने पहले ही कह दिया है कि भाई लिखा वो जाए जो आपको लगे कि ये आबुर्द है, आमद है, आबुर्द ना हो, तो जाहिर सी बात है जब ऐसे और नाज़की साहब ने भी कहा है कि जदीदियत कोई तहरीक नहीं बल्कि एक रुझान था, और नदीम साहब कह रहे हैं कि सच्ची शायरी जो है वो आमद ही होती है, आबुर्द नहीं। तो ये तमाम तर सवालात तो बहरहाल आते रहेंगे। आज जो शायरी का मंजरनामा आप भी देख रहे हैं, वो जो अकदार हुआ करती थी, वो जो सलीके हुआ करते थे, मुशायरों में आने के, महफिलों में उठने बैठने के आदाब हुआ करते थे, या इस्लाह का एक दौर था। इंसान अगर कोई भी शायर बनने की उस नहज पे है, वो शेर लिखता था, दिखाता था, तख्ती कराता था या ना कराता था, लेकिन एक उस्ताद को लेके चलता था। तो क्या लगता है कि आज की जो शेरी हम देख रहे हैं मंजरनामे को, उसमें कहीं कुछ गिरावट आई है या वही मयार आज भी बरकरार है? जो अकदार हैं मुशायरों की, उर्दू शायरी की, उसमें कुछ तब्दीली आप देख रहे हैं? देखिए ऐसा है कि मेरा अपना ये ख्याल है जी। कि अदबी माहौल में हर जमाने में गिरावट का रुझान भी रहा है और शायरी में तरक्की का रुझान भी रहा है हर जमाने में। ये आज जी। ही की बात नहीं है। आज हमारे सामने शेरी गिरावट के बहुत से नमूने आपके सामने भी होंगे। हमारे जी। जम्मू कश्मीर में आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ नौजवान सरकाबाजी के इल्जाम से बरी नहीं है, जी। बल्कि यहाँ तक के सरकाबाजी से मुतल्लिक एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। बेशक। सरके की नौबत आ गई है। जी। बल्कि एक होता सरका, एक होता सरका बिल जबर। वाह, जैसे सर एक का बिल चोरी है, जब। एक डाका है। वाह वाह वाह। इसके बावजूद मैं ये आपको बताऊं कि इसके बावजूद अच्छे अच्छी शायरी करने वाले, हमारा बंद हो गया, अच्छी शायरी करने वाले नौजवान भी हैं हमारे सामने। कुछ नौजवान ऐसे आ रहे हैं कि जिनको देख के रूह खुश हो जाती है। पिछले दिनों मैंने फेसबुक पे पटियाला के एक नौजवान सिख लड़के अमरदीप सिंह की शायरी पढ़ी। कभी आपको मौका मिले तो फेसबुक पे अमरदीप सिंह अकाउंट खोल के देखिएगा। लखनऊ में हमारे अभिषेक शुक्ला हैं और ऐसे दो तीन और नौजवान हैं जो बहुत ही अच्छी शायरी कर रहे हैं उर्दू में। ऐसे लोगों को देख के खुशी भी होती है और मुझे यकीन है कि इतने बड़े हिंदुस्तान में बहुत से अच्छे नौजवान, नए नौजवान ऐसे जरूर होंगे जो उर्दू शायरी में बिल्कुल सही और अच्छी शायरी जिसको हम आमद कह सकते हैं वो भी कर रहे हैं, जरूर जरूर। इसलिए इसलिए जो गिरावट का जो सिलसिला गिरावट का है सिलसिला है वो भी साथ वो चलता भी साथ रहेगा। चलता रहेगा। अच्छे लोग भी अच्छे आएंगे। लोग भी आएंगे। ये इको हो रहा है। इको हो रहा है।
यानी वक्त और हालात जो हैं ये उतार चढ़ाव के साथ साथ अदब में भी ये इस तरह की चलता चीजें रहेगा, होती रहती ये हैं। ये सब चलता चलता रहेगा। रहेगा। और मुझे वाह यकीन है कि उर्दू अदब जो है वो ज़वाल पजीर नहीं है, तरक्की पजीर है, वाह, बहुत खूब, बहुत तरक्की खूब, पजीर है। जिंदाबाद। बहुत खूब। यानी इस तरक्की पजीर मरहले को जब हम भी देख रहे हैं कि चाहे वो अमीर गालिब का जमाना था या आज हम प्रीतपाल सिंह और हमारे साथ फारूक नाज़की साहब जैसे मोतबर शोरा हैं, तो गजल ने ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि शायरी की कोई भी सिन्फ हो, बिलखुसूस जैसे नज्म की बात आपने की, फारूक नाज़की साहब की नज्में और बिल्कुल मुख्तसर तरी नज्में, शायरी की जो हैयतें भी बदलती रही हैं, इनमें आप इस पे भी बताएं कि गजल के साथ साथ जो आजाद नज़में हैं या नसरी नज़म जैसा एक सिलसिला चल पड़ा है, तो इसमें शायरी क्या गजल ही इनमें सबसे अहम है या इन तरह के जो तजर्बे हो रहे हैं, चाहे वो हाइको के हों, नसरी नज़म के हों, आजाद नज़म के हों, ये भी होते रहे? देखिए ऐसा है कि गजल बेशक बहुत ही खूबसूरत सिन्फ है शायरी की। जी सिन्फ क्या है बल्कि हैयत है। गजल जी तो कुछ नज्मों का एक मजमुआ होती है। जी। तो गजल का एक शेर अपने आप में एक नज्म होता है। वाह। अब शुरू से आज की बात नहीं है, जब से शायरी शुरू हुई है तो नज्म तो जी गजल के साथ साथ, गजल से भी पहले नज्म कही जाती रही है। बेशक। गजल तो बाद में आई है, नज्म तो शुरू से चल रही है। संस्कृत जी में कालिदास के जमाने से नज्म कही जा रही है। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि गजल जी कितनी भी खूबसूरत सिन्फ है, नज्म का भी साथ में उसका भी सिलसिला जो है वो चलना जी चाहिए। मैंने खुद जी नज़में भी कहीं, गजलें भी, आप जानते हैं मेरी नज्म 21वीं सदी तो सिर्फ जी। नज़में ही हैं उसमें। और जो फल का बेशक। सार है उसमें 80 गजलें हैं, 122 नज़में हैं। वाह। लेकिन मुझे अफसोस है कि हिंदुस्तान में उर्दू अदब में नज्म को वो पजीराई नहीं मिली जो पाकिस्तान में नज्म को, उर्दू नज्म ने वाह। पाकिस्तान में बहुत तरक्की भी की और नज्म को वहाँ पजीराई भी बहुत मिली। लेकिन हिंदुस्तान में न जाने क्या बात है कि हमारे जो उर्दू दान लोग हैं हिंदुस्तान में, उनके यहाँ नज्म का वो मिजाज ही नहीं है कि जितनी अच्छी नज्म हमारे शायरों ने कही। आप देखिए हमारे कुछ शायर थे, बलराज साहब थे। तो जी। उसके अलावा ये थे हमारे कुमार पाशी, बहुत कुमार खूबसूरत पाशी। नज़में उन्होंने कही हैं। और बहुत लोग हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी नज़में कही। लेकिन गजल तो जिंदा रह जाती है, उन लोगों की भी गजल जिंदा रहती है, नज्म जो है वो कहीं गायब हो जाती है। मुझे ये हिंदुस्तान के उर्दू दान लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि नज्म को कुछ ध्यान से पढ़ें, ये सोचकर पढ़ें कि वाह। नज्म भी गजल की तरह एक शेरी सिन्फ है। हमारे वाह। यहाँ हिंदुस्तान में नई नज्म की तरफ कुछ ज्यादा ध्यान नहीं। नसरी नज्म भी जो है बेसिकली नज्म तो है, जी क्योंकि नसरी नज्म कोई उर्दू में ही नहीं कही गई है, दुनिया की तमाम जुबानों में नसरी नज्म कही जा रही है। और बल्कि बेशक। मैं ये कहूँगा कि 2 4 5 जुबानों को छोड़ के बाकी जुबानों में तो गजल तो है ही नहीं। दुनिया भर की शायरी में जिन शायरों को नोबेल प्राइज मिल रहे हैं वो तो नज्म ही कहते हैं। गजल वाह, के किसी शायर बहुत को बड़ी बात। नोबेल प्राइज नहीं मिला है। हिंदी और पंजाबी में भी मेरे ख्याल गजल नहीं है। नहीं, गजल तो है। अब हिंदी हिंदी मतलब और हाँ, पंजाबी में अब गजल आ गई है। हाँ। अब आ गई है। और जी अब तो हिंदी में तो लोग लिख रहे हैं, पंजाबी में तो अच्छी गजल लिखी जा रही है। अब पंजाबी में कई वाह। लोग बहुत अच्छी वाह। गजल लिख रहे हैं। तो लेकिन ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4 6 जुबानों को छोड़ के दुनिया की किसी जुबान में गजल नहीं लिखी जाती है, नज्म ही लिखी जाती है। और नज्म ही के शोरा को नोबेल प्राइज तक मिल जाते हैं। हमें भी वाह। नज्म को सच्चे दिल से अपनाना चाहिए। नज्म को ये सोचकर कि बहुत ये खूब। भी
गजल की तरह शायरी ही की सिन्फ है। हम नज्म को बहुत देखते हैं और छोड़ देते हैं। बहुत बड़ी बात है। हमारे कुछ नाजरीन आपका कलाम फिर से सुनना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक नज्म। नज्म का ये है कि अगर मुझे इजाजत दें तो फिर मुझे 2 मिनट के लिए उठना पड़ेगा, किताब लानी जी जी, पड़ेगी नज्म की। हाँ लाए लाए, मैं जब तक अपने नाजरीन से मुखातिब रहूंगा। जी जी। शायद यही यही मिल जाए। शुक्र है। हाँ। आपने आपने नसरी नज्म की बात की है, तो एक फलक आसार से एक नसरी नज्म पेश कर रहा हूँ। वाह, नज्म का उन्वान है उठो चलो। उठो चलो। चलो, जिंदगी की शायरी है। इसको जिंदगी की शायरी समझ के हमारे उर्दू वालों को इसको अपनाना चाहिए। वाह मैं जानता हूँ अब यहाँ मेरे करने लायक कुछ नहीं है। वाह वाह, मैं जानता हूँ जानता हूँ अब यहाँ मेरे करने लायक कुछ कुछ। नहीं है, लेकिन मैं फालिज ज़्यादा जिंदगी नहीं जी सकता। वाह, लेकिन मैं फालिज ज़्यादा फालिज। जिंदगी वाह वाह, फालिज फालिज ज़्यादा ज़्यादा। जिंदगी क्या नहीं बात है। गुजार सकता। यहाँ से निकलूंगा, हाथ पांव हिलाऊंगा, हाँ हाँ हाँ, आसाब को हरकत में लाऊंगा। क्या बात है। वाह, फालिज ज़्यादा यहाँ जिंदगी से से निकलूंगा, निकलूंगा। हाथ पांव हिलाऊंगा, आसाब को हरकत में लाऊंगा। वाह जहां भी कुछ करने लायक होगा करूंगा। वाह वाह वाह, जहां जहां भी भी कुछ कुछ करने करने लायक लायक होगा होगा करूंगा। करूंगा। क्या बात। चाहे वो मेरे दस्तों पा की बेजा हरकत ही क्यों ना हो। वाह, चाहे चाहे। वो मेरे दस्तों पा की बेजा हरकत ही क्यों ना हो। मैं वाह जानता हूँ जब मैं कुछ करूंगा तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। वाह 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 वाह, क्या मैं बात है। जानता हूँ कि जब मैं कुछ करूंगा तो कुछ ना क्या कुछ बात, जरूर होगा। जरूर होगा। क्या मैं बात है। जानता वाह, हूँ अब यहाँ मेरे करने लायक कुछ नहीं है, लेकिन मैं फालिज ज़्यादा जिंदगी नहीं जी सकता। बहुत खूब। ये इतना खूबसूरत, मैं कहूंगा कि इंसान को अंदर एक तहरीक मिलती है जब इस तरह की नज़में सुनेगा। और खास करके इसके अंदर जो आपने तगय्युर आमेज ख्यालात, एक मैं कहूंगा कि बेदार होने वाली जो हिस्स आपने रखी है, तो जाहिर सी बात है ये जो भी कुछ करना चाहेगा तो होगा। खाली सोच से नहीं होगा, करने का बिल्कुल। अमल आपने जो इसमें रखा है, बहुत बड़ी एक मैं कहूंगा कि कहानी है इंसान की। तो इस बीच में हमारे नाजरीन ने बहुत सारी बातें भी हैं कि हरकत ही जिंदगी है, वरना यानी बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं। डॉक्टर मुश्ताक अंजुम साहब भी कह रहे हैं, नदीम शाबानी साहब हैं, बहुत सारे नए नाम हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे सवालात भी आ रहे हैं। शायरी के अंदर ये जो हम देखते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे हम कह सकते हैं तलमी है, इस्तिआरा है, या कुछ अलामतें हैं, इन चीजों का भी इस्तेमाल जो है ये किस हद तक आप अपने नजरिए के मुताबिक बताएं कि किस हद तक बेहतर है, खूब है, अच्छा है। देखिए, जदीद शायरी के नाम पे जी मैंने फारूकी साहब से जो कुछ सीखा है, वो जी शबगुन से जो सीखा है या लिया है, जी तो बुनियादी तौर पे वो अलामत और इस्तिआरा है। जी मेरी शायरी जब भी आपने सुनी होगी, गजल मेरी सुनी होगी, नज्म भी सुनी होगी, तो जी। मेरी बात अलामत या इस्तिआरे में ही होती है। शायरी में तो गालिब ने भी कहा था कि हर चंद हो मुशाहिदा मुशाहिदा हकीकत बनती नहीं है सागरों मीना की हर मीना लहर। के। वाह तो मैं तो समझता हूँ कि शायरी जो बिल्कुल ब्लैंक हो,
वो शायरी ही नहीं होती। शायरी अलामत से, इस्तिआरा से, इशारा से, कनाया से शायरी वाह, होती है। बहुत शायरी की खूबसूरती है अलामत, इस्तिआरा, इशारा, किनाया। जो बात इशारे में है वो बात सीधी बात में, सपाट बात में नहीं है। और सपाट में अफसाना लिख सकते हैं आप, तनकीद लिख सकते हैं। शायरी तो होनी ही चाहिए अलामत और इस्तिआरे में, इशारे में, किनाये में। वाह, बहुत खूब। यहाँ बहुत अच्छा एक सवाल जहन में मेरे आ रहा है। ये जो शायरी करना, ठीक है ना, ये भी एक फन है, आर्ट है। बज़ाहिर जब हम बहुत सारे फनून को देखते हैं उनमें एक फन हमारा शेर व अदब का भी आता है। तो इसमें जो तख्लीकियत है यानी क्रिएटिविटी, इसके लिए यानी क्या ऐसी चीजें मतलब आपको बरूए कार लानी है कि एक आप बेहतर शायर बन सकते हैं? शायरी कैसे की जाए, किसी चीज का तख्लीक करना कैसा आपकी नजर में है? मतलब अगर हम मैं तो बच्चों ये को समझाना चाहें तो जी। मैं तो ये कहूँगा बच्चों के लिए भी और नए शायरों के लिए भी, जी जो जी। लोग नए शायर हैं, नौजवान शायर हैं, कि आजकल एक बड़ा गलत रवैया एक आम हो गया है कि हमें क्या जरूरत है असातिज़ा को पढ़ने की। मैं वाह, कहूँगा कि उर्दू में अगर गज़ल को अपनाना है या गज़ल में शायरी करनी है तो असातिज़ा को पढ़िए जितना हो सके। क्या बात है, सबसे वाह ज्यादा दाग को पढ़िए। वाह। दाग, जो असातिज़ा क्या। हैं, दाग की शायरी हमें लोगों को देखने में यूं ही सी शायरी नजर आएगी। वो वाह कहेंगे वो तो सिर्फ जुबान का शायर, लेकिन दाग के हाँ आपको ऐसे ऐसे नुक्ते समझ आएंगे उनकी शायरी पढ़ने वाह से। आप वाह। मीर को पढ़िए, गालिब को पढ़िए, आतिश को पढ़िए, नासिक को पढ़िए, ज़ौक़ को पढ़िए। सबसे वाह, ज्यादा तो मैं यही कहूंगा कि असातिज़ा की शायरी पढ़िए और उनके बाद के असातिज़ा के बाद के जो अच्छे शायर हैं उनको भी पढ़िए। फैज़ को पढ़िए, फिराक को पढ़िए। वाह शायरी के लिए उन लोगों को पढ़ा जाए। और अफसाना जो लोग लिखते हैं या फिक्शन लिखते हैं वो लोग राजेंद्र सिंह बेदी को पढ़ें, मंटो को पढ़ें, कृष्णचंद्र को पढ़ें। पढ़ने से मेरा ख्याल है कि पढ़ने से हमें किसी की नकल नहीं करनी, तकलीद नहीं करनी है, लेकिन ठीक। पढ़ने से बहुत से नुक्ते समझ आते हैं जो वाह नुक्ते कोई उस्ताद भी नहीं समझा सकता। वो वाह, आपको असातिज़ा को पढ़ने से वो नुक्ते समझ आते हैं। बहुत। यानी कि बहुत ही अहम है कि हम अपने असातिज़ा, हम अपने असलाफ, हम अपने बुजुर्ग शोरा की पैरवी करें और उनके कलाम को देखें। और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे हमारे नजरियात भी हैं जो वो साफ हो जाएंगे। वो बहुत सारे कहते हैं, अल्फाज भी, बहुत सारे आपने अल्फाज भी मीन्स। मुहावरा सुना होगा कि चिराग से चिराग जलता है। बेशक जैसे बेशक एक बेशक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती हम जलाते हैं, तो यही बेशक। सिलसिला अदब में है। जितना बहुत आप खूब। पढ़ेंगे असातिज़ा को उतना अंदर अंदर रोशन होगा, रोशन होगा। वाह, 14 बहुत तबक खूब। रोशन हो जाते हैं दाग को पढ़ वाह के। वाह। ये हमारे नए नौजवान शोरा, लिखने पढ़ने वाले और बिलखुसूस जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनके लिए बहुत ही खूबसूरत नुक्ते की बात थी कि पढ़ें जरूर। पढ़े बगैर जो है ना तो आप बड़ा अदब क्रिएट कर सकते हैं, तख्लीक कर सकते हैं, और ना ही ख्यालात के अंदर उतनी वसअत पैदा हो सकती है। बहुत ही खूब। आपने अपने पूरे इस दौर में आपने देखा होगा कई उतार चढ़ाव। हमारे रियासती अदब की हम अब बात करें अगर, तो बहुत से शायर जो नामी गिरामी आपके आसपास रहे भी होंगे। और आज भी बहुत सारे मुशायरों में जब हम उठते बैठते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग, लेकिन बिलखुसूस अगर हम बहैसियत मतलब मैं ये कहना चाहता था कि जो हमारे गैर मुस्लिम शोरा हैं या गैर मुस्लिम अदीब हैं, उनको भी आज की दुनिया में कहीं कहीं, जब हम भी दो चार यहाँ इंटरव्यू ले चुके हैं, पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान वाले कुछ अदबी हल्के में ये बात है कि भाई उर्दू वहां भी मुहाजिर की जुबान है। यहाँ कहते हैं कि ये मुसलमानों की जुबान है। जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो कहती हैं कि हमारी जुबान नहीं है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप हमारी नई नस्लों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि उर्दू के साथ कैसे जुड़ें और उर्दू हमारी
सबकी मुश्तरका तहजीबी गोया के एक अलामत है। मैं ये बात नहीं मानता कि जी पाकिस्तान में उर्दू सिर्फ महाजरों की जुबान है। जी मेरे पाकिस्तान में पंजाब के लोगों से बहुत ज्यादा ताल्लुकात हैं जी और पंजाब के लोग जो पाकिस्तान के, उनकी मादरी जुबान पंजाबी है, वो पंजाबी जुबान से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो अपनी कौमी जुबान उर्दू ही मानते हैं और उर्दू के लिए काम भी करते हैं। आप देखिए पाकिस्तान में, पंजाब में उर्दू के कितने बड़े बड़े शायर अदीब हुए हैं। फैज खुद पंजाबी थे, मुनीर नियाजी थे, नासिर काजमी थे। आज भी कितने लोग हैं वहाँ पे, अमजद इस्लाम अमजद हैं और कितने लोग हैं। तो पाकिस्तान में ये एक सियासत बन चुकी है। सियासी लोग हैं कुछ जो कहते हैं कि पाकिस्तान में उर्दू सिर्फ महाजरों की जुबान है। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, KPK में हो, पंजाब में हो, उर्दू को वो सभी लोग अपनी कौमी जुबान के तौर पे अपना चुके हैं और प्यार भी करते हैं उर्दू से। मैं खुद जानता हूँ वहाँ के लोगों को। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये कुछ लोगों ने अपने सियासी चक्कर चलाने के लिए ये बात बनाई है कि महाजरों को सिर्फ इसलिए तंग किया जाता है क्योंकि वो उर्दू जुबान बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। रही बात हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में कुछ अरसे से ये सियासत जरूर, ये भी एक सियासत है कि इसको मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है। जितना मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है उतनी ज्यादा इस जुबान को नुकसान हो रहा है, ये मैं मानता हूँ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में नहीं। लेकिन ये बातें चलती रहेंगी, उर्दू जुबान का काफिला भी चलता रहेगा, पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान में भी। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान को भी थोड़ा दिल खुला करना चाहिए, हिंदुस्तान के मुसलमान को, कि इसमें गैर मुस्लिम को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। और गैर मुस्लिम को भी मैं ये कहूँगा कि उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की जुबान है, हिंदुस्तान में पैदा हुई, हिंदुस्तान में पली बड़ी। उर्दू ही एक जुबान है जो हिंदुस्तान ही की जमपल है, पैदावार है। हम तो कहते हैं कि संस्कृत भी हिंदुस्तान में सेंट्रल एशिया से लाए थे हमारे बुजुर्ग आर्यन, लेकिन उर्दू हिंदुस्तान ही में पैदा हुई। ये हम सब की जुबान है, हमें इसको अपनाना चाहिए। ये बड़ी खूबसूरत मीठी जुबान है, इसकी लताफत, इसकी बलागत जो है उसका जवाब नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में उर्दू को कोई खतरा नहीं है, इसका मुस्तकबिल भी रोशन है। वाह, बहुत। इस बीच में चूंकि जब हम बातें करते रहते हैं, इंसान कभी सोचता है कि आज मैं गुफ्तगू करने वाला हूं, तो कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मशवरा जो आपको लगता है कि मैं कहना चाहता था और ये शायद गुफ्तगू के दौरान वो नहीं हो पाया, मैं वो भी साझा करना चाहता हूँ, वो भी हम अपने नाज़रीन को सुनाना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा कोई नुक्ता याद नहीं आ रहा। आपके दिल में अगर कोई ऐसा नुक्ता कोई रह गया हो तो आप बात करिए। फिर मुझे मैं तो वो लगता गजल है, जरूर सुनना चाहूंगा क्योंकि वो हमने निसाब का हिस्सा भी बनाई थी, ना दे मेरे कद को वो ऊंचाई मगर समर दे। वो बहुत खूबसूरत है, मुझे इस वक्त जहन नहीं में नहीं है। अब ऐसा है ना कि वो गजल तो ढूंढनी पड़ेगी, इतना वक्त नहीं है। अदरवाइज मैं आपको एक दूसरी गजल सुना दूंगा। जी जी, वो जरूर जरूर। क्योंकि उसको ढूंढने में इतना वक्त लग जाएगा, फिर खाम खा वक्त है वो। नहीं तो बेहतर है कोई कोई नई गजल। दूसरी और गजल में इसमें भी मैं देख रहा था ये जो आपका एक जजीरा बीच समंदर, इसमें बड़ी खूबसूरत सी एक गजल मैं देख रहा था, आप 134 मुझे पेज पे। सवा नंबर बताइए, मैं निकालता हूँ। मेरे सामने है एक जजीरा बीच समुंदर। मैं आपको मौजे रेग से ही एक गजल सुना देता हूँ। मतलब पेश कर रहा हूँ। भटका रहा है कब से हमारा सफर हमें, भटका रहा है कब से
हमारा सफर हमें, लाया न संगे मील कोई राह पर हमें। भटका रहा है कब से हमारा सफर हमें, लाया न संगे मील कोई राह पर हमें। वाह तो शेर देखिए, कुछ हम हैं गुमशुदा तो है कुछ वो भी गुमशुदा। वाह कुछ हम हैं गुमशुदा तो है कुछ वो भी गुमशुदा। हम राह गुजर को ढूंढते हैं, राह गुजर हमें। कुछ हम हैं गुमशुदा तो है कुछ वो भी गुमशुदा। हम राह गुजर को ढूंढते हैं, राह गुजर हमें। वाह तो एक शेर देखिए, हमको लिए भटकती रही रात दश्त दश्त। वाह हमको लिए भटकती रही रात दश्त दश्त। जब शहर शहर ढूंढ रही थी शहर हमें। वाह हमको लिए भटकती रही रात दश्त दश्त। दश दश जब शहर शहर ढूंढ रही थी शहर हमें। वाह तो एक शेर देखिए, खास तौर से इरफान साहब, जी 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 सर मछली पता। ने हमको सारे खजाने दिखा दिए। वाह वाह मछली ने हमको आप सारे खजाने दिखा दिए। अलामत की जी बात कर रहे थे आप, तो जी जी देखिए, मछली ने हमको सारे खजाने दिखा दिए। आता न था उबरना मगर डूब कर हमें। वाह 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 क्या मछली बात ने हमको सारे खजाने है। बता दिखा दिए। दिए दिखा दिए वाह। आता न था उबरना मगर डूब कर हमें। तो एक शेर देखिए, आंधी की नजर हो गया कैसा सितम हुआ। जी वाह आंधी हाँ की नजर हो गया कैसा सितम हुआ। बेसाया कर गया वो तनावर शजर हमें। वाह 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 आंधी बेसहारा कर की गया। नजर हो गया वाह वाह कैसा सितम हुआ। वाह बेसाया कर गया वो तनावर शजर हमें। क्या बात है। दुनिया से छुप के भी न मिली लज्जत गुनाह। एक शेर देखिए वाह खास तौर से, वाह 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 दुनिया से छुप के भी न मिली लज्जत गुनाह। शर्मिंदा कर रही थी खुद अपनी नजर हमें। वाह, क्या बात है दुनिया खुद से छुप अपनी के नजर भी न हमें। मिली वाह लज्जत गुनाह। शर्मिंदा कर रही थी खुद अपनी नजर हमें। बेताब सच तो ये है कदम ही उधर उठे। वाह बेताब सच तो ये है कदम ही उधर उठे। ले वाह जाना चाहती थी हवा जब जिधर हमें। वाह ले बेताब जाना सच तो चाहती ये थी। है कदम ही उधर उठे। ले जाना ले जाना चाहती थी चाहती हवा थी। जब जिधर हमें। भटका रहा है कब से हमारा सफर हमें। वाह लाया न संगे मील कोई राह पर वाह। हमें। तो ये है एक जजीरा बीच समंदर। इसमें 134 यानी 134 और 68 68 पेज पे बहुत खूबसूरत गजलें हैं। तो मैं चाहूंगा आपकी जुबानी 68 68 और 134 इनमें से जो आप चाहें। बहुत खूबसूरत गजलें हैं और जदीद आहंग भी है इनमें। पहले था जैसा शहर का नक्शा नहीं रहा। सुनिए, 68 जी जी पहले था जैसा शहर का नक्शा नहीं रहा। क्या बात है। पहले था जैसा शहर का नक्शा नहीं रहा। बहता था बीचों बीच जो दरिया नहीं रहा। नहीं रहा। क्या बात है वाह पहले वाह था जैसा शहर का नक्शा नहीं रहा। बहता वाह था बीचों बीच जो दरिया नहीं नहीं रहा। रहा। क्या बात। क्या है नहीं जो देख लिया इस निगाह इस ने। क्या बात है। क्या है। क्या है नहीं क्या जो बात है। देख लिया इस निगाह ने। अब क्या बात है। देखने को कोई तमाशा नहीं रहा। क्या बात है सर बहुत बड़ा और क्या जदीद है तभी मैं। वाह 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 वाह। क्या है नहीं जो देख लिया इस निगाह ने।
क्या अब बात है, देखने वाह को कोई तमाशा नहीं रहा। वाह। तो शेर देखिए, है अपने आईने में भी बेगानगी का अक्स, हाँ हाँ, है है अपने अपने आई आईने में भी बेगानगी का बेगानगी अक्स, का अक्स। अपना जिसे कहें कोई ऐसा नहीं रहा। क्या बात है सर, इसीलिए ये गजल का मैंने वो निकाला था इंतखाब। बहुत है खूबसूरत गजल है। क्या बात अपने है। आईने में भी हाँ हाँ बेगानगी हाँ, का अक्स, ये आज अपना की जिसे जिंदगी कहें का अलमिया है। वाह अपना जिसे कहें कोई ऐसा नहीं रहा। वाह वाह तो वाह। एक शेर देखिए, कुछ दिन से ऐसा हो गया हाँ मेरी हाँ निगाह में, हाँ हाँ, कुछ दिन से ऐसा हो गया मेरी निगाह में, आला नहीं रहा कोई अदना नहीं रहा। वाह वाह वाह, ये भी कुछ ज़र्फ दिन का से है। ऐसा हो गया क्या मेरी बात है सर, निगाह में, बहुत आला नहीं खूबसूरत, रहा कोई बहुत अदना उम्दा। नहीं रहा। तो ये एक शेर देखिए, खास तौर से ये जिंदगी के आलमी, शेर, जिंदगी बेशक की बेशक। शायरी है। वाह 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 वाह। कुछ आ गई है कुव्वते बर्दाश्त भी हमें, क्या बात है, क्या कुछ बात है। आ कुछ, गई है कुव्वते वाह, बर्दाश्त भी हमें, कुछ दर्द भी था जितना अब उतना नहीं रहा। क्या बात है। कुछ कुछ दर्द आ भी था गई है जितना, कुव्वते बर्दाश्त भी हमें, कुछ दर्द कुछ भी था दर्द भी था। जितना अब उतना नहीं रहा। बहुत तो मक्ता देखिए, दुनिया बदल चुकी है ये शिकवा बजा मगर, क्या बात है, क्या बात है, दुनिया पूरी बदल दुन चुकी है ये वाह, शिकवा बजा मगर, बेताब तू भी पहले के जैसा नहीं रहा। क्या बात है सर, क्या दुनिया बात। दुनिया बदल चुकी है ये शिकवा बजा मगर, वाह, बेताब तू भी पहले के जैसा नहीं रहा। नहीं रहा, पहले था बहुत, जैसा शहर का नक्शा नहीं नक्शा रहा, नहीं रहा, बहता था बहता बीचों था बीच बीचों जो बीच दरिया दरिया नहीं रहा। नहीं। ये पूरा मंजर जो आपने पेश किया, ये आलमी मंजर था। बेशक इसमें चाहे वो बैनुल अक़वामी सतह पर ये गजल जो जो भी पढ़ेगा उसे वो उसके दिल की, उसके घर की, उसके समाज की, उसके शहर की ये ये अलामत सूरत की हाल पेश। अलामत की यही खासियत है कि बेशक अलामत जो बेशक, है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। वो बेशक किसी भी वक्त में, किसी भी मुकाम में, किसी भी जगह में, किसी भी माहौल में उसका जो बेशक। अपना जो असर है वो कायम रहता है। ये बेहतरीन गजलों में से एक गजल जो हम कहेंगे कि जब इंतखाब हो आज के दौर शुक्रिया। में तो ये वो गजल है। तो 134 सफ़े पर भी जो गजल है वो मुझे अच्छी लग रही है, तो मैं चाहूंगा कि नाजरीन को भी अगर आप सुना दें अपनी जुबानी, बहुत खूब रहेगा। ये गजल खास तौर से आपने पता नहीं क्या क्या सोच के निकाली है, लेकिन ये है कि ऐसा होता है कि वक्त का आदमी पे असर जरूर होता है, उम्र का, बेशक वक्त का और बेशक तजुर्बे का भी। बेशक। जिंदगी का रंग उतरता जा रहा है, वाह, जिंदगी का रंग। जिंदगी का रंग उतरता जा रहा है, अंदर अंदर कोई मरता जा रहा है। क्या बात है, बहुत बहुत। जिंदगी का रंग उतरता जा रहा है, अंदर अंदर कोई मरता जा रहा है, जख्म जख्म गोया गोया। खुद से भरता जा रहा है, वाह वाह, जख्म जख्म गोया गोया खुद से खुद से। भरता जा रहा है, वक्त अपना काम करता जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, ये जख्म गोया बेहतरीन। जख्म गोया खुद से भरता जा रहा है, वक्त वक्त अपना अपना काम काम करता जा रहा करता है। जा रहा है। क्या बात है। शेर देखिए, को- कोई मुस्तकबिल नहीं हद्दे नजर तक, क्या बात है, क्या कोई बात, कोई मुस्तकबिल नहीं मुस्तकबिल नहीं हद्दे नजर हद तक, नजर तक। हाल तेजी से गुजरता जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, कोई ये मुस्तकबिल नहीं कितने भी हद्दे फलसफे नजर गाड़ तक, दो। वाह, क्या बात है। कोई मुस्तकबिल नहीं हद्दे नजर तक, हाल हाल तेजी से तेजी से गुजरता जा रहा गुजरता है। जा रहा है।
वाह तो एक शेर लिखिए, रुक गए जब से थके हारे हुए हम, वाह वाह रुक वाह। रुक गए जब से गए। थके हारे हुए हम, जेरे पा रास्ता गुजरता जा रहा है। वाह 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 वाह। जेरे रुक पा गए जब रास्ता से, गुजरता जा रहा है। वाह। रुक गए जब से थके हारे हुए हम, जेरे पा रास्ता गुजरता जा रहा है। एक एक नदी। नदी को जिसने सागर कर दिया था, वाह 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 वाह। एक एक नदी। नदी को जिसने सागर कर दिया था, अब वो पानी भी उतरता जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है एक ये। नदी को जिसने सागर कर दिया था, जितने भी इस अब वो, वक्त के, हा, क्या बात है ये शेर, एक बस नदी मैं को, कहानी एक एक नदी को नदी जिसने सागर कर दिया सागर था, कर दिया। वाह। अब वो पानी भी उतरता जा उतरता रहा जा है। रहा है। रह गया। वक्फे वक्फे से नजर आता हाँ। है गोया, वाह। वक्फे वक्फे से नजर आता है गोया, डूबने वाला उभरता जा रहा है। क्या बात है, डूबने वक्फे वाला वक्फे से नजर आता नजर। है गोया, डूबने वाला उभरता जा रहा है। सारे चश्मे सूखते जाते हैं बेताब, क्या बात है, सारे सारे चश्मे। चश्मे सूखते जाते हैं बेताब, एक झरना है कि झरता जा रहा है। क्या बात है, जरता जा सारे रहा है। चश्मे वाह। सूखते जाते हैं बेताब, एक झरना है कि झरता जा रहा है। जिंदगी का रंग उतरता जा रहा उतरता जा है, रहा है। अंदर अंदर कोई मरता जा रहा है। मरता जा रहा है। बहुत ही शुक्रिया। खूबसूरत, और आपने बेहतरीन कलाम से भी नवाजा, अपने ख्यालात से भी नवाजा, और कुछ अपनी बातें भी सुनाई हमें। तो जाहिर सी बात है, इन तमाम चीजों को बरूएकार रखते हुए ये गुफ्तगू ना सिर्फ हम जैसों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए भी एक यादगार रहेगी। मैं चाहूंगा कि इस बीच में, चूंकि आप हैं, मुख्तसर सा कोई पैगाम हमारी नौजवान नस्लों के लिए। जी। नौजवान नस्ल के लिए मैंने जो बात पहले की है, मैं यही कहूंगा कि जो लोग मैदान शेर में या अफसाने में भी, फिक्शन में आना चाहते हैं, तनकीद में भी अगर आना, मैं तो कहूंगा कि जो नौजवान तनकीद के, हमें जरूरत है अच्छी तनकीद की। शायरी वाह। से, अफसाने से ज्यादा हमें उर्दू में गैर तनकीद। मुतसब, गैर वाह मुतसब, जानिबदार, जानिबदारी से पाक, वाह गैर जानिबदार और वाह ईमानदाराना तनकीद की जरूरत है। तो वाह मैं कहूंगा कि तनकीद के मैदान में भी अगर आना, तो शमसुर रहमान फारूकी को पढ़िए, गोपीचंद नारंग को पढ़िए, वाह एहसान हुसैन को पढ़िए, आले अहमद सरूर को पढ़िए। वाह शायरी में आना है तो साथ साथ पढ़िए, पढ़ना वाह बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम लिखिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, यही वाह। मेरा कहना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके इसी खूबसूरत पैगाम से कि भाई ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और कम लिखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि आज हम लिखते ज्यादा हैं और पढ़ते कम। ये आपका खूबसूरत पैगाम। और नाजरीन, आप देख भी रहे हैं कि 1 घंटा तकरीबन 25 मिनट हमारी गुफ्तगू हुई है, और मैं जानता भी हूं कि हमारे मौसूफ जो हैं, ये बहुत ज्यादा जो है, डायबिटीज तो नहीं रही, लेकिन यह है कि इतनी देर तक इनका बैठना हमारे लिए ये ब्लड सादत ब्लड मंदी थी। प्रेशर है। ब्लड प्रेशर है। तो बहरहाल, आप इसके बावजूद भी हंसते मुस्कुराते ये सारी बातें करते रहे। अल्लाह आपको जिंदगी के और हसीन इसी तरह से दिन गुजारने नसीब फरमाए, और हमारी रहनुमाई और रहबरी करते रहें। तो नाजरीन, मैं इन्हीं अल्फाज से आज आपसे इजाजत चाहूंगा, और बिलखसूस अपने मेहमान मोहतरम प्रितपाल सिंह बेताब साहब से भी इजाजत चाहता हूं। और नाजरीन, आपसे शुक्रिया। भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल शाम 5 बजे आपके रूबरू फिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए अपने मेजबान इरफान आरिफ के साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ मोहतरम मेहमान को इजाजत। खुदा हाफिज, शब बखैर। शुक्रिया। 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 जी सर।